भारत बंद से डरे मोदी, आरक्षण बचाने सड़क पर उतरे लोग। आज भारत बंद है। देश भर में एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग आरक्षण बचाने के जज्बे के साथ सड़क पर उतर गए हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज भारत बंद और भारत बंद आज भारत बंद है और इस भारत बंद का आयोजन एससी एसटी समूह ने किया है। एससी एसटी समूह ने किया है भारत बंद का ऐलान। आरक्षण बचाने के लिए सड़क पर उतर गए हैं लोग। भारत बंद से एक दिन पहले लैटरल एंट्री का फैसला वापस लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट यूपीएससी ने लैटरल एंट्री निकाली थी 45 पदों के लिए। भारत सरकार ने इस फैसले को वापस लेने के लिए यूपीएससी को पत्र लिखा और ये फैसला वापस हो गया, लैटरल एंट्री वापस। इसी से सवाल पैदा होता है कि भारत बंद से एक दिन पहले इस फैसले के बाद क्या यह सवाल पैदा नहीं होता कि भारत बंद से क्या डर गई है मोदी सरकार? भारत बंद से क्या डर गई है मोदी सरकार? ये बड़ा सवाल पैदा होता है। और क्यों न डरे सरकार, क्योंकि भारत बंद में आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर देशव्यापी प्रतिक्रिया हुई है। जो भारत बंद का आयोजन हो रहा है उसमें एससी एसटी समूह के लोगों ने जिस मकसद को लेकर भारत बंद किया है उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिससे बेहद नाराजगी है। और वो है कि आरक्षित वर्ग को उप जातियों में बांटने का अधिकार राज्य सरकारों को देना, यानी इस आधार पर कि कौन सी जाति क्रीमी लेयर है जिसको ज्यादा आरक्षण का लाभ मिला है उसको एलिमिनेट करके दूसरी जातियों को वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, प्राथमिकता में किसको ज्यादा आरक्षण दिया जाए। तो इसे आरक्षित वर्ग के लोगों ने वास्तव में जातीय समूहों में टकराव पैदा करने वाला, विभाजन पैदा करने वाला माना है। और ये माना है कि सरकार लड़ाने का काम कर रही है, इसको वो नहीं मानते। इसके तकनीकी कारण भी बताए गए हैं कि पहले 7 सदस्यीय जज ने जो फैसला दिया था उस फैसले को इस फैसले से चुनौती मिली है जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। और इसके अलावा प्रश्न ये भी उठा है कि जो जातियों को आरक्षित वर्ग में बांटने का काम केंद्र सरकार का होता है वो राज्य सरकारों को दिया जाना, यह भी सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले का और संवैधानिक व्यवस्था का उल्लंघन है। हम आपको बता दें कि इस फैसले के समर्थन में मायावती भी आ गई हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि बीएसपी का भारत बंद को समर्थन, क्योंकि भाजपा व कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को एससी एसटी के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष और आक्रोश है। आप देख सकते हैं मायावती ने ट्वीट में कहा है कि इसको लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज भारत बंद के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिए आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने आदि की मांग जबरदस्त, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील। ये मायावती जी ने 7:42 पर ट्वीट किया है आज सुबह सवेरे। उन्होंने आगे लिखा है कि एससी एसटी के साथ ही ओबीसी समाज को भी आरक्षण का मिला संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को
भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ कोई खिलवाड़ न करें। यानी मायावती जी ने पहली बार ओबीसी समाज को भी संबोधित किया है। आप राजनीति भी समझिए, इस आयोजन में एससी, एसटी, ओबीसी सभी लोग शामिल हैं। सबका साझा मुद्दा है कि आरक्षण को डाइल्यूट नहीं होने देंगे, इसको खत्म करने की दिशा में नहीं बढ़ने देंगे। और इसी आंदोलन के ठीक एक दिन पहले उस लैटरल एंट्री के डिसीजन को भी मोदी सरकार ने वापस ले लिया, जिस पर भारी प्रतिरोध व्यक्त किया जा रहा था। लोगों का मानना था कि आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकार लैटरल एंट्री पर उतरी है, जिसमें किसी आरक्षित वर्ग के लोगों को फायदा न हो और आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। तो इसका भारी विरोध लोगों को देखना पड़ा है। हाँ, एक और बात हम आपको ट्वीट के जरिए बताना चाहते हैं, इससे पहले कि संजीव कौशिक जी के पास हम पहुंचे, वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट किया है। ये ट्वीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस ट्वीट में आप देखेंगे लिखा है कि डूइंग व्हाट ही डज बेस्ट, सोइंग सीड्स ऑफ डिवीजन। वो जो जितना कर सकते हैं वो कर रहे हैं विभाजन का बीज बोने के लिए। और जो कार्टून है उसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव से बात करते हुए दिख रहे हैं। आई डोंट लाइक डिविजिव पॉलिटिक्स। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं विभाजन की राजनीति को पसंद नहीं करता। फिर राहुल कहते हैं इट क्रिएट्स चाओस, इससे अराजकता पैदा होती है, एंड पॉलिटिशियंस यूज दैट चाओस, और राजनीतिक लोग उस अराजकता का इस्तेमाल करते हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट, अपने फायदे के लिए। इसके बाद दोनों थोड़ी देर खामोश रहते हैं और चौथे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और वो ये है कि बाय द वे आई थिंक वी शुड प्रोवोक पीपल मोर फॉर जाति जनगणना, कि हम लोगों को जातीय जनगणना के लिए लोगों को उकसाते रहना चाहिए। अब ये ट्वीट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से है, और जातीय जनगणना के खिलाफ औपचारिक रूप से पहली बार वो इस बात को कह रही है कि जातीय जनगणना उकसाने वाली कार्रवाई है, और ये जातीय जनगणना को जनता को उकसाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक जातीय जनगणना ऐसा विषय रहा है जिस पर बीजेपी खुलकर राजनीतिक अभिव्यक्ति से बचती रही है, क्योंकि जेडीयू उसकी सरकार में है। बिहार में जेडीयू ने जातीय जनगणना शुरू किया था, बिहार की बीजेपी ने भी वहां विधानसभा में जातीय जनगणना का समर्थन किया था। बिहार में की बीजेपी का मानना कुछ अलग है। ऐसे में इस विषय पर बीजेपी बोलने से बच रही थी, लेकिन ये कार्टून बताता है कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ है। ये लिखित रूप में पहली बार सामने आ रहा है। इसके अब मैं सीधे आना चाहता हूं संजीव कौशिक जी के पास। संजीव कौशिक जी, क्या लग रहा है आज के भारत बंद के आयोजन से पहले ही इस मोदी सरकार डर गई? इस डर का क्या कारण आप देख रहे हैं? देखिए प्रेम कुमार जी, जब पिछले कुछ महीनों के कार्यकाल को देखेंगे, चाहे चुनाव से पहले या चुनाव से बाद में, मोदी सरकार ने कई ऐसे फैसले लिए जिस पर उनको कदम पीछे खींचने पड़े। एक तो ये कि इस चुनाव से पहले जिस अंदाज में मोदी सरकार काम कर रही थी, निश्चित तौर पे उनके चाल चलन और बात में, अंदाज में, सब कुछ में एक बदलाव तो दिखाई जा रहा है। विपक्षी पार्टियां जितनी सशक्त हुई है, मजबूत हुई है, सदन में जिस अंदाज में वो अपनी आवाज उठा रही है, देश के लोगों को ऐसा लगने लगा है कि अब हमारे साथ बेईमानी नहीं हो सकती, हमारे हकों को नहीं मारा जा सकता, और उसके वजह से वो सड़कों पे भी निकल रहे हैं। सदन में भी आप जब नजर उठा के देखेंगे तो कई बार, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए सरकार को बने हुए, लेकिन इसी बीच में कई बार उनको अपने कदम पीछे खींचने पड़े। जाहिर सी बात है कि ये लोकतंत्र की ताकत है, और जिस तरह से ये पिछले दरवाजे से उन्होंने लेटरल एक एंट्री रास्ता एक उन्होंने बनाया था, और जिसको ये मान रहे थे, बाकी लोग मान रहे थे कि ये हमारे हकों की हकमारी का एक रास्ता निकाला गया है, उस पर सरकार का कदम पीछे खींचना एक बार फिर सिद्ध करता है कि सरकार अब मनमानी कम से कम नहीं कर पाए। विपक्षी पार्टियां
सत्ता में बैठे हुए लोगों के लिए या सत्ता में इस तरह के नीति निर्धारकों के लिए चुनौती बनी बैठी है। खुल करके लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं और बातें ही नहीं कर रहे हैं, उसके नतीजे भी सामने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सरकार आरक्षण के मसले पर शुरू से ही ढुलमुल रवैया अख्तियार करती रही है। हमें याद है, या आपको भी याद होगा, कि मोहन भागवत जी ने बिहार इलेक्शन के समय जो कहा था वो केवल वानगी भर नहीं थी, वो सचमुच में एक मंशा थी। समय समय पर वो ये सारी बातें बाहर आती रहती है, चूंकि राजनीतिक अपने नफा नुकसान की बातें होती है, इसलिए वो तोल मोल के बोलते भी हैं और उसमें कदम भी वो आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से निजीकरण के रास्ते पे जा रहे हैं, वहां आरक्षण की स्थिति खत्म हो रही है, नौकरियां खत्म हो रही है, वो धीरे धीरे ये बात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक तरह से हकमारी तो कर ही रहे हैं। अब सवाल यह है कि आरक्षण के बारे में बहुत सारे लोग, दो पक्ष हैं, एक पक्ष में एक विपक्ष में, अलग अलग तरीके से लोग बात करते हैं, लेकिन सचमुच में क्या आरक्षण का आधार आर्थिक ही रहा या फिर सामाजिक भी रहा? हम जब नजर उठा के देखते हैं तो अभी तक उस लेवल तक तो कम से कम बराबरी की बात जो सोच करके आरक्षण की बात की गई थी, कदम बढ़ाई गई थी, वो तो दिखाई नहीं देता। ये बात अलग है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अमूमन कहा जाता है कि ये मजबूतों की पार्टी है, दलितों की कोई उसमें बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, हाशिए पे है, वहां पे वो अपनी जुबान खामोश रखते हैं। सत्ता में किसी तरह से भागीदारी उनकी हो जाए, यदि चले भी गए तो उतनी मजबूती से अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं। जो बाहर हैं वो लगातार आवाज उठाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अमीर और गरीब और करीब हुआ है, और उन गरीबों में जिस समाज की बात हो रही है, जिसके हक के मारने की बात हो रही है, वो हमेशा से इस बात के लिए लड़ता चला आया कि हमें उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, हमारे हकों पे हकमारी नहीं होनी चाहिए। और लगातार ये पिछले दरवाजे से इनकी कोशिश रहती है। वो खुलेआम नहीं बोलते हैं, खुल के नहीं बोलते हैं किसी मामले में, चाहे वो जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना के बारे में आपने बताया, ये बात बिल्कुल सही है कि कभी उन्होंने खुलेआम न विरोध किया, न इसके पक्ष में रहा। वो चुप्पी साध जाते हैं इस मामले में जब पूछा जाता है कि आप इनके पक्ष में है या नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनके साथी तो हैं इनके पक्ष में। बिहार में स्थिति बिल्कुल उलट थी। नीतीश कुमार ने कहा था डंके की चोट पर, और अभी भी वो ये बात कहते हैं, अभी भी इस बात से निराई नहीं करते कि वो इसके विरोध में है। तो जाहिर सी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी ने या प्रमुख विपक्षी दलों ने जो एक सोच के साथ इस देश को आगे ले जाने का प्रयास किया और एक बात रखी उन्होंने कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी, उस भागीदारी को बराबर सामने लाने में और उसको क्लियर करने में आखिर सत्ताधारी पार्टी इतना डरती क्यों है? यदि इससे उन्हें हानि नहीं है, उन्हें केवल एक बात तो तय है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि राष्ट्र सर्वप्रथम करने वाले लोगों के लिए सत्ता सर्वप्रथम है और उनकी पार्टी सर्वप्रथम है। यदि राष्ट्र सर्वप्रथम रहता तो राष्ट्र में सबसे नीचे जो लोग दबे हैं, जिन लोगों की जितनी संख्या है उसके हिसाब से यदि भागीदारी की बात हो रही है तो डंके की चोट पे वो आते क्यों नहीं? वो कहते क्यों नहीं कि ये बात बिल्कुल सत्य है? लेकिन उन्हें पता है कि जिन लोगों को इस तरह के मुलम्मा चढ़ा करके आप गोल गोल घुमा करके अपने वोटों की राजनीति करते हैं, ये जो ही जातिगत जनगणना होगी ये कलई उतरती हुई खुलती हुई नजर आएगी कि जिन लोगों से आपने वादा किया, क्या वादे पे आप खरे उतरे, उनकी स्थिति क्या है, उनकी संख्या कितनी है, उनकी भागीदारी कितनी है। और वो नहीं चाहते हैं, वो केवल हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं। वो इनको इनके हिसाब से अपने ही समाज में जिस तरह से वो छुआछूत के शिकार है, जिस तरह से आज भी हाशिए पे हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो बराबरी में बैठे। राजनीति ये तभी चलती रहेगी जब ये भी सिस्टम बना रहे और हिंदू मुसलमान के खाने में भी बटा रहे। तो वो लगातार उनकी कोशिश है। लेकिन आज के वक्त में जिस तरह से जनता ने मैंडेट दिया और उनके कुछ लोग भी, आज सुबह एक बड़े नामी गिरामी, अब बहुत इतने बड़े पत्रकार तो नहीं है लेकिन फिर भी जिसको प्रधानमंत्री फॉलो करते हो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता फॉलो करते हो, अजीत भारती एक जाना पहचाना नाम है उनका, हम ट्वीट देख रहे थे। वो जिस तरह से कलपते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मोदी जी आखिर कदम बढ़ाते क्यों हैं आजकल, जब आपको कदम पीछे खींच ही लेना है। आपकी यही स्थिति रही तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। यही मौका है, वो हुरकाते भी हैं, यही मौका है बंगाल पर फतह करने का, अपने लोगों को भेजने का। और कैसे वो एक योजना भी बताते हैं कि अभी राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाए। अब वो जो लोग इस तरह के माइंड वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक बने हुए हैं, जिनको देश के प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग फॉलो करते हैं, वो लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि दो तरह के लोग हैं। 2014 में जब ये परिवर्तन की बात आई तो दो तरह के लोगों ने मोदी सरकार को या मोदी जी को वोट दिया। एक वो थे जो लोग, जिन लोगों को मनमोहन सिंह जी की का वो अंदाज शायद पसंद नहीं था, वो मृदुभाषी थे, बहुत शालीनता से बात करते थे, उनको एक आक्रामक प्रधानमंत्री चाहिए जो काम करे या नहीं करे लेकिन बातों में कोई कमी नहीं। और लोगों को, चूंकि 10 साल तक उनकी सत्ता रही,
तो लोगों में एक अलग तरह का वातावरण बना दिया गया कि ये बड़े भ्रष्टाचारी थे, इस वजह से परिवर्तन हुआ। कुछ लोग ऐसे थे जो नीरे, बिल्कुल दिमाग सिर पैर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मोदी ही चाहिए, वो भक्तों की श्रेणी में जो आते हैं वो लोग आज भी वैसे हैं। लेकिन समझदार लोगों के समझ में परिवर्तन हुआ है कि गलती हो गई हमसे, चूक हो गई हमसे, कैसे इसे निजात पाया जाए। ये जिस व्यक्ति को हम लोगों ने मजबूती के साथ लाया वो तो दूसरे दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सब ध्वस्त करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपने लोगों पर, चंद लोगों को कब्जा करते हुए दिख रहा है कि पूरे हिंदुस्तान पर वो कब्जेवारी की बात हो रही है। किसी तरह से सत्ता चाहिए, अलग अलग स्टेट में सत्ता चाहिए, अब यहाँ चाहिए तो झारखंड में भी चाहिए तो कहीं और चाहिए, तोड़ना और जोड़ना, इसके अलावा कोई काम नहीं। तो ये जो परिपाटी चल पड़ी थी, उस परिपाटी पर अब 2024 में आके लगाम लगा है। अपनी मर्जी की नहीं चल रही है, एनडीए की सरकार है, सच पूछिए तो सरकार के घटक दलों की भी अपनी अहमियत है, वो भी आज के वक्त में। जी संजीव जी, अभी एक ट्वीट आया है अखिलेश यादव का, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, और वो ट्वीट आपके सामने है। अखिलेश यादव कह रहे हैं, आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है। ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू कराने वालों की मंशा सही होगी, लागू करने वालों की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही जब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के खिलाफ, अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। ये ट्वीट 8:34 पर जारी किया गया है। मायावती जी के ट्वीट के बाद ये ट्वीट आया है और एक स्पर्धा सी दिख रही है, एक स्पर्धा सी दिख रही है पूरे राजनीतिक जगत में। उत्तर प्रदेश में खास तौर से आरक्षण और संविधान की रक्षा बड़ा सवाल बना हुआ है, और उस हिसाब से देखें तो आज भारत बंद को बीएसपी ने समर्थन दिया है, और खुल करके तो इंडिया गठबंधन के बाकी दलों में तो नहीं, लेकिन अंदर खाने सारे लोग इस आंदोलन के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है संजीव कौशिक जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, जिसमें 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण की अनदेखी की गई, इसको लेकर पूरी नियुक्ति को रद्द कर दिया गया और सरकार को नई मेरिट लिस्ट बनाने के लिए कहा गया। इसे योगी सरकार ने भी स्वीकार किया है और उसको वो 3 महीने का वक्त मांग रही है, लेकिन लड़के छात्र जो है सड़क पर खड़े हैं, रात भर लाइट जला करके प्रदर्शन करते रहे, उनको अरेस्ट किया गया है। और उत्तर प्रदेश में आज छात्र आंदोलित हैं आरक्षण बचाने के लिए कि आरक्षित कोटे को 69,000 में क्यों नहीं शामिल किया गया। अगर उस हिसाब से शामिल किया जाता तो 18,000 सीटें SC ST OBC को मिलती, उससे वंचित किया गया है। वो कहते हैं ये काम 3 दिन में हो सकता है। अखिलेश यादव जी तो अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट उन्होंने किया था कि वो 3 घंटे में ये काम हो सकता है, इसके लिए सरकार को 3 महीना चाहिए। तो ये मुद्दा भी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कंपटीशन है भारत बंद का समर्थन करने के लिए और संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की हिफाजत के लिए। मायावती खुलकर मैदान में आती हैं तो तुरंत अखिलेश यादव भी मैदान में उतर जाते हैं। क्या कहेंगे आप संजीव कौशिक जी? देखिए, ये लोग वो लोग हैं जो लोग समाजवाद के प्रति समर्पित लोग हैं और ये लगातार इनकी कोशिश। हमारे साथ हरि जी जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरिशंकर जोशी जी। और जी अपनी बात पूरी कीजिए संजीव जी, फिर मैं जोशी जी के पास आता हूँ। जी मैंने कहा कि ये साफ दिखाता है कि देश की विपक्षी पार्टियां, वो सारे लोग खुल करके इस आंदोलन के पक्ष में है और भारत बंद के पक्ष में है। लोग जिस तरह से सड़कों पे हैं, निश्चित तौर पे ये हक नहीं मारी जाएगी। उससे पहले सरकार का कदम खींचना ये दिखाता भी है कि सरकार ने इस पर भी संजीदगी से अपने कदम को पीछे खींचा है। उसे पता है कि इसकी परिणति क्या होने वाली है यदि वो जबरदस्ती और जिद करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो। नफे नुकसान को बहुत बारीकी से तौलती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं को कम से कम
समझने का प्रयास करेगी, मुझे ऐसा लगता है, और समझी ही है। एक तरह से ये आहट ही है कि आज के इस बंद के असर को पहले ही भांप जाना और कल शाम में ही इस तरह से कदम पीछे की तरफ खींच लेना, ये साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर है। और भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से, मैं तो लगातार ये बात कहता रहा हूं कि इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर जो कदम वो उठा रहे हैं बगैर कुछ सोचे समझे, उनकी आदत रही है कि बगैर कुछ राय विचार किए, न बगैर कुछ विपक्षी पार्टियों से विमर्श किए वो कदम बढ़ा देते हैं, और बाद में पहले इसको लागू भी कर देने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज के वक्त में परिस्थितियां बदली है और वो अपने आप को असहज भी महसूस कर रहे हैं। और यही लोकतंत्र की ताकत है और खूबसूरती भी है कि आज के वक्त में यदि उन्होंने कदम बढ़ाया और कदम पीछे, कई बार, एक बार नहीं कई बार उनको पिछले कुछ दिनों में कदम पीछे खींचने की नौबत आ गई है, तो वो साफ दिखाई दे रहा है। अब इस तरह से विपक्षी पार्टियों का लगातार ये होड़ लगी हुई है कि हम भी समर्थन में हैं, और जितने लोग हैं सचमुच में जो समतामूलक लोग हैं, जो जिन लोगों को लगता है कि नहीं समाजवाद आना चाहिए, इन लोगों की हक नहीं मारी जानी चाहिए, वो सारे लोग सड़क पे होंगे, होना ही चाहिए। आप किसके लिए राजनीति करते हैं? उन्हीं लोगों के लिए राजनीति करते हैं जो निचले पायदान पर खड़े हैं, उनकी मजबूती के लिए करते हैं, उनके हक के लिए करते हैं। और ये एक खूबसूरत चीज दिखाई दे रही है जो लगातार सारे लोगों का समर्थन इस बंद को मिलता हुआ दिख रहा है। जी प्रेम कुमार जी। जी जी, हमारे दर्शक भी आज बता रहे हैं राजस्थान पूरी तरह से बंद है, वहीं गुजरात से कह रहे हैं तुषार त्रिवेदी की गुजरात में भारत बंद का कोई असर नहीं दिख रहा है। हमारे पास मैं जो टेलीविजन चैनल वगैरह में देख रहा था थोड़ी देर पहले, उसमें बिहार के जहानाबाद से तस्वीरें आ रही थी भारत बंद की, और अलग अलग देश के हिस्सों से भारत बंद की तस्वीरें आ रही हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन सब जगह भारत बंद का असर दिख रहा है, लेकिन कई स्टेट में इसका असर कम भी है, ऐसी भी बात है। हालांकि अभी दिन जब चढ़ेगा तो और भी खबरें आएंगी, तो इस बारे में सटीक जो स्थिति होगी वो हम बयां करेंगे। लेकिन जोशी जी, हम आपको एक ब्रेकिंग के साथ में हम आपके पास आना चाहते हैं। ये ब्रेकिंग खबर ये है कि मोदी मर्जी से मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाते तो दूसरे तरीके से सत्ता से बाहर होंगे। सुब्रमण्यम स्वामी ने यह ट्वीट किया है कि नरेंद्र मोदी अगर अपनी मर्जी से मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाते हैं तो उनको दूसरे तरीके से सत्ता से उनको बाहर होना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन है और उसके बाद उनको मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। ये रहा सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट। वो आज सुबह सवेरे 8:14 पर ट्वीट करते हैं, इफ मोदी डज नॉट एज कमिटेड टू आरएसएस प्रचारक संस्कार announce his retiring to मार्गदर्शन मंडल after his 75th year birthday on September 17th, then he will lose his PM chair by other method। ये एक खबर, सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के नेता रहे हैं, राज्यसभा में भी रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं। हालांकि समय समय पर वो अपने उद्गार प्रकट करते रहे, उनको काफी मलाल भी रहता है कि उनको वित्त मंत्री नहीं बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, वो भी एक बात है। मगर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये आवाज बुलंद कर दी है कि नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत बंद से एक दिन पहले लेटरल एंट्री को बंद कर दिया, लेटरल एंट्री का फैसला वापस ले लिया। इस पृष्ठभूमि में आज के भारत बंद को आप कैसे देखते हैं जोशी जी? देखिए, आपने 3 चीजें की। सुब्रमण्यम स्वामी का जो आपने ट्वीट दिखाया और चर्चा की, तो आप भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट देखेंगे तो उसमें मार्गदर्शक मंडल में पहला नाम मोदी जी का है, यानी कि वो वहां पर एंट्री पा चुके हैं, लेकिन उनका एक पैर इधर और एक पैर उधर है। तो वो निश्चित तौर पर मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे और कोई उनके लिए जगह अब बची भी नहीं है। ये उनकी आखिरी पारी है जो 3 दिन चलती है, 3 महीने या 3 साल, ये अभी कहना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक फैसले वापस हुए हैं, जिस तरीके से यू टर्न हुआ है, जिस तरीके से घबराए हुए मोदी दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह उन्हें अपनों से ही घुड़की मिल रही है, जो लोग उनके सामने
सिर नहीं उठाते थे, वो आज जुबान निकाल रहे हैं, आंखें दिखा रहे हैं। तो आप देखिए उस कमजोर और लाचार प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है। जहां तक ये लेटरल एंट्री का फैसला वापस लेने की बात है, तो मैं समझता हूं कि मैंने जितना अब तक समाचारों में पढ़ा है उसमें वो विज्ञापन रद्द करने के लिए उन्होंने लिखा है। और वो भी देखिए विज्ञापन जो वैकेंसी का निकला था उसका उन्होंने बंद किया है, कोई ठोस बात नहीं की है। दूसरी बात यह है कि आज का जो बंद है वो जिन मांगों को लेकर बंद है उसमें लेटरल एंट्री भी एक मांग है, लेकिन उसमें बहुत मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था क्रीमी लेयर वाला उसको लेकर है, आरक्षण के अंदर आरक्षण। तो ये इस फैसले से निश्चित तौर पर बहुत आक्रोश है। और भारतीय जनता पार्टी में शामिल वो पार्टियां जो अपने को दलित और महादलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देना चाहती हैं, बताती हैं, प्रतिनिधि बताती हैं, दावा करती हैं कि हम प्रतिनिधि हैं, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। देखिए बिहार में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 2 घंटे के भीतर, वो विज्ञापन आने के 2 घंटे के भीतर प्रतिक्रिया दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, ट्वीट किया, उसके बाद जो वहाँ की परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक आर्थिक समीकरण है, उसमें चिराग पासवान जैसे व्यक्तियों के लिए कुछ बचता नहीं था कि उसका विरोध करें। तो रातों रात कहा होगा जो भी कहा होगा, और कहा होगा मालिक हम तो मर जाएंगे, गिर जाएंगे, लुट जाएंगे, पिट जाएंगे, इसे रद्द करो किसी तरीके से, और नहीं तो हम नहीं खड़े रह पाएंगे आपके सामने। तो जो भी अनुनय विनय की होगी, क्योंकि उन्हें चाटुकारिता भी करनी है और अपना वोट बैंक भी बचाए रखना है, ये दोनों चीजें वो एक साथ कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। उस रस्सी पर जोशी जी ये तो अंतर विरोध है, एनडीए गठबंधन का अंतर विरोध है ये जो सामने आ रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक मुद्दे पर नहीं है, वो बहुत सारे मुद्दों पर है। वो वक्फ बोर्ड वाले मुद्दे पर भी अंतर विरोध था, और भी मुद्दों पर है अंतर विरोध है। और ये अंतर विरोध कब होता है? ये अंतर विरोध तब होता है जब आप देश का जो प्रधानमंत्री है वो कमजोर और लाचार हो। और इस वक्त मोदी जिसने 10 साल तक इस तरह से सत्ता चलाई है, किसी से पूछा नहीं, किसी से मशवरा नहीं किया, आधी रात में कह दिया कि नोटबंदी, तो नोट बंद हो गए। और उन्होंने ना काली रात देखी ना चांदनी रात देखी, जो मन में आया वो किया, और अपना सूट बूट टाई वाई लगाकर अहंकार में घूमते रहे, बोलते रहे, निर्णय लेते रहे। कोई चू नहीं बोलता था क्योंकि उनके पास नंबर था। आज क्या है, आज विपक्ष मजबूत है। आज जो हमारा एलओपी है, लीडर ऑफ अपोजिशन है देश में, वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन में है और बहुत बोल्ड फैसले ले रहा है और न्याय संगत फैसले ले रहा है। तो राहुल गांधी ने एक तरह से देखा जाए तो लेटरल एंट्री के फैसले पर 2 दिन में झुका दिया। ये जो अंतर विरोध है ये एक कारण हो सकते हैं, लेकिन मेजर कारण जो है वो वही है कि सामने से एक मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है। और इसी कारण आज इस बंद में आप देखिए मायावती शामिल हुई। मायावती को दिक्कत यह है कि चंद्रशेखर भीम आर्मी जो है वो उसका जनाधार धीरे धीरे खिसका रहे हैं उत्तर प्रदेश, और उनके पास उत्तर प्रदेश ही सबसे मजबूत राज्य है जहां पर उनके स्वजातीय वोटरों की संख्या अच्छी खासी है और उनकी ताकत भी है। तो आज मायावती अगर घुटने पर आई है या मजबूर हुई है, वो तो आंदोलनों में और इन सब चीजों में कभी विश्वास ही नहीं रखा। वो तो उपचुनाव और नगर निगम के चुनाव भी नहीं लड़ा करती थी, लेकिन आज उनकी स्थिति बहुत मतलब ऐसी हो गई है कि सांप नेवले जैसी स्थितियां हैं उनकी और चंद्रशेखर के बीच में। कि चंद्रशेखर उनके जो वोट है, मायावती का जो बेस वोट बैंक है, उसको वो निगलना चाहते हैं और काफी हद तक उन्होंने सेंध लगाई है। इस डर से मायावती भी आ जाई हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में इस बंद का कितना असर होता है ये 1 घंटे बाद पता चलेगा। 1 घंटे बाद इसलिए क्योंकि
अभी क्या है कि इससे उन्होंने बहुत सारी चीजें सरकारी दफ्तर तक इस बंद से अलग रखे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं तो खैर अलग रखनी चाहिए, वो अलग हैं, लेकिन अभी ये एक मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप दिखा सकते हैं। बिहार में सड़क रोकी है, तो रास्ता रोक दिया है बिहार में, और वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप चाहे तो दिखा सकते हैं। अब आप बताइए कि ये जो रास्ता रोका है, आपने सरकारी दफ्तरों को अलग कर दिया, आपने तमाम चीजों को अलग कर दिया, तो आदमी जाएगा नहीं तो वो बंद, मतलब बंद से अलग हो या खुला हुआ हो, क्या फर्क पड़ता है उसको। तो ये एक देखने की बात है। ये जिस तरीके से मतलब बंद बिहार में असर हो रहा है, बिहार में असर होगा भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितना असर होगा ये देखना है। आगरा, मेरठ और उत्तराखंड में खासतौर से हरिद्वार, रुड़की, ये जो जिले हैं ये प्रभावित हो सकते हैं। यहाँ जो है मजबूत SC/ST वोट है, समुदाय रहते हैं, जाटव समुदाय का यहाँ पर बहुत असर है, और वो दबंग भी हैं औरों से। तो आज बंद का तो देखिए ये है कि कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में असर नहीं है। कहाँ है, क्योंकि अभी तो बाजार खुलने का समय ही नहीं हुआ है। 1 घंटे बाद बाजार खुलने का समय होगा, 1-1.5 घंटे बाद, तब हम मतलब जान पाएंगे कि वस्तुस्थिति क्या है। लेकिन इस बंद की कॉल ने नींद हराम कर दी है और बता दिया है कि अब मनमानी नहीं चलेगी। पिछले दरवाजे से आप जो काम करते हैं वो भी नहीं चलेंगे, और सामने के मुख्य द्वार से जो काम आप करते हैं वो भी नहीं चलेगी। तो ये स्थितियां जो हैं चेताने वाली हैं। और जातिगत जनगणना पर आज जो उनका कथन आया है, या जो वो कहते रहे हैं, उसमें अब ये तय हो गया है कि जातिगत जनगणना तो इनको करानी ही पड़ेगी, उससे ये किसी भी तरीके से रोक नहीं सकते हैं। और जातिगत जनगणना कराने के लिए नई सरकार आने को तैयार है, वो जातिगत जनगणना कराएगी, उसने कह दिया है हम कराएंगे। तो या तो डर के मारे ये पहले करा दे श्रेय लेने के लिए कि हमने करा दी। राहुल गांधी का डर तो है ही ना कि वो या तो कह दें कि हमने करा दी, और या फिर वो राहुल गांधी से पहले करा दें, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले करा दें, या जो भी प्रधानमंत्री बनता है, राहुल गांधी नहीं बनते, गठबंधन सरकार में और कोई बनता है, तो वो उसके आने से पहले करा दें। भाई ये तो तय है, इंडिया गठबंधन की सरकार आते ही, अगर सरकार आती है तो निश्चित तौर पर जातिगत जनगणना होगी। और ये देखिए, जातिगत जनगणना से बच रहे हैं, ये फिर उसी तरीके का कोई मामला लेकर आने वाले हैं, मुझे एहसास होता है। जैसे प्रेम जी ये महिला आरक्षण के दौरान लेकर आए थे, जो इन्होंने पिछले संसद में महिला आरक्षण का बिल पास किया था, वो बिल जो है, बिल तो इन्होंने पास कर दिया, महिलाओं को आरक्षण दे दिया, सब काम कर दिए, हर काम हो गया, लेकिन वो लागू कब से होगा ये एक महत्वपूर्ण बात है। तो लागू करने की तिथि हो सकता है ये जातिगत जनगणना जो है उसकी घोषणा कर दें और कहें कि हम अपने जो है 2029 के कार्यकाल में कराएंगे, 2047 के कार्यकाल में कराएंगे, या किस कार्यकाल में कराएंगे, ये देखना होगा। और अभी लगातार मतलब जो खबरें आ रही है उसमें ऐसी कोई खबर नहीं है जिसमें बहुत उग्र हुआ हो आंदोलन, ना उसके उग्र होने की उम्मीद है। और देखिए सड़कों पर सन्नाटा है, निश्चित तौर पर अभी लोग निकले नहीं है, निकलने का अब समय हुआ है। देखिए जोशी जी, भारत बंद को लेकर के बहुत सारे मैसेज भी हमारे तरफ से आ रहे हैं। भारत बंद हिंदुस्तान में पूरी तरह से बंद तो कोई न करा सका है, कोई भी पार्टी रही हो, पैन इंडिया प्रेजेंस सबका नहीं होता है, लेकिन भारत बंद में अगर देश की 60% हिस्सों में भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है तो इसे सक्सेसफुल माना जाता है। और भारत बंद SC ST OBC समुदाय ने किया है, इसका कोई राजनीतिक दल नहीं है, आधार ने समर्थन जी BSP ने समर्थन किया है। और पिछली दफा जो 2018 में ऐसा ही एक बंद जब हुआ था
जिसके बाद भारत सरकार को संशोधन वापस लेना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था जिसके तहत ये आदिवासियों को, SC/ST वर्ग को, दलित आदिवासियों को न्याय मिलने में मुश्किल होती और बहुत सारी बातें थी, तो उसका संशोधन करना पड़ा था। तो यही उस आंदोलन की जीत थी। उसी तरीके से आज भारत बंद का आयोजन हो रहा है। आयोजन से एक दिन पहले लैटरल एंट्री वाला विज्ञापन वापस ले लिया गया। आपने सही कहा कि विज्ञापन वापस लिया गया है, पॉलिसी वापस नहीं ली गई है। ये इस बात से भी पता चलता है कि देखिए, यहाँ अश्विनी वैष्णव का ट्वीट, पहले वो लैटरल एंट्री पर कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार ने ये शुरू किया था, हम तो बस उसको बढ़ा रहे हैं। और अब अश्विनी वैष्णव ने ट्वीट किया कि अब लैटरल एंट्री आगे जो होगी उसमें आरक्षण का ख्याल रखा जाएगा, यानी करेक्शन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विज्ञापन वापस लिया गया है और उसका वैल्यू नहीं है, दबाव पड़ा है। और इस भारत बंद के एक दिन पहले इसकी घोषणा का मतलब है कि भारत बंद सक्सेस होने लगा शुरू होने से पहले। और आज के बाद अगर नरेंद्र मोदी की सरकार वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को डाइल्यूट करने के लिए फिर से संविधान संशोधन लेकर आती है ताकि रीस्टोर किया जा सके पुरानी स्थिति को, जिसमें क्रीमी लेयर मान करके जातियों को उपजाति में बांटने का आदेश है, तो ये आंदोलन की बड़ी जीत होगी। उस हिसाब से SC/ST समाज पूरे देश में, OBC भी इसमें शामिल है, अगर प्रदर्शन कर रहा है, बंद का आयोजन कर रहा है, तो ये तो हम शाम में समीक्षा करेंगे कि वो 60% तक उसका इम्पैक्ट गया कि नहीं गया। फिलहाल अभी हम उस पर नजर बनाए हुए हैं। ये बात बोलना थोड़ा जरूरी लग रहा था, इसलिए हमने आपको हस्तक्षेप करके रोका, चूंकि हमारे दर्शक लगातार इसी विषय पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो जोशी जी, क्या लगता है, एक सवाल भी आपको हम थ्रो कर देते हैं कि ये जो भारत बंद है, मायावती जी को ट्वीट लेकर के आना पड़ता है और समर्थन देना पड़ता है, अखिलेश यादव जी को आना पड़ता है, समर्थन देना पड़ता है, ये सारी चीजें इस भारत बंद की सफलता ही तो है। SC/ST वर्ग जब सड़क पर आया है तो राजनीतिक दलों को समर्थन देना पड़ रहा है। जी देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव ने अगर समर्थन दिया है तो ये कोई अचरज की बात नहीं है। अखिलेश यादव मायावती से बड़ी राजनीति कर रहे हैं और वो एक बड़े वर्ग को उन्होंने PDA जो कहा है। मायावती जी एक समुदाय, एक जाति विशेष की नेता बनकर रह गई हैं, उनका भी वोट बैंक खिसक गया है लोकसभा में, हमने देखा। अखिलेश जो है वो पिछड़े दलितों और अगड़ों की कर रहे हैं, तो उनको, अल्पसंख्यकों की, तो उनको निश्चित तौर पर इसका समर्थन देना चाहिए था और उन्होंने ट्वीट करके समर्थन दे दिया है। लेकिन इस बंद का जो असर है वो मैक्सिमम जो है दिखाई दे रहा है प्रेम जी, वो बिहार में दिखाई दे रहा है। वहां पर ट्रेन की पटरियों पर लोग उतर आए हैं कई जगह, मतलब खबर है कि ट्रेनें रुकी हैं। हालांकि सब जानते हैं कि ऐसे बंद में कभी भी जो बंद हुए हैं वो ट्रेन सांकेतिक तौर पर रोकी जाती है और वो उस स्टेशन पर चले जाते हैं जहां पर ट्रेन रोकनी है, वहां पर 5 मिनट 7 मिनट ट्रेन रोकते हैं और उसके बाद हट जाते हैं। लेकिन वहां क्या स्थिति बनती है ये अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन बिहार में ट्रेन रोकी गई है। आरा में रेलवे ट्रैक पर उतरकर उन्होंने, प्रदर्शनकारियों ने जो है वो किया है, रेल यातायात को जाम कर दिया है फिलहाल। और देखिए, आपको थोड़ी बहुत आगजनी वगैरह की खबरों की और सड़क जाम की खबरें भी हैं, टायर वायर जलाए हैं, कुछ और इस तरीके का है। और लेकिन अखिलेश यादव ने जो कहा है कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है, तो उनका ये कथन जो है वो दूरगामी राजनीति की तरफ इशारा करता है। उन्होंने मतलब इस को बड़ी चतुराई के साथ में, बड़े समझदारी के साथ में उन्होंने किया है। और मायावती बहुत परेशान है, दरअसल उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस क्या करें, वो कैसे मतलब इस बंद का समर्थन करें तो गई, ना करें तो गई। तो इन स्थितियों में है। अब सर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ आयोजित ये बंद जो है, ये सरकार हो सकता है कल को कोई ऐसा बिल लेकर आए
जिसमें कहा जाए कि क्रीमी लेयर वाला जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, कि जिसमें सभी एससी और एसटी जातियां और जनजातियां एक समान वर्ग नहीं है कहा है। तो वो आर्थिक तौर पर कुछ जातियां पिछड़ी हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह का जो उनका फैसला है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का मतलब खत्म करने के लिए, या जिस तरीके से चुनाव आयुक्तों पर वो बिल लाई थी, तो ये सरकार ला सकती है, क्योंकि ये सरकार बैकफुट पर है। आपने देखा वक्फ के मामलों में ये सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आई, जो वक्फ बोर्ड का बिल आया था। इसी तरीके से ये ब्रॉडकास्टिंग बिल में ये आई सामने कि ब्रॉडकास्टिंग बिल को इन्हें वापस लेना पड़ा। अब ये सरकार आप देखेंगे हर दिन एक यू टर्न लेती हुई दिखाई देगी, और इसी यू टर्न में आप जो है मोदी को यू टर्न लेते हुए देखेंगे कि वो मजबूर हो जाएंगे। सुब्रमण्यम स्वामी का जो आपने ट्वीट दिखाया है कि उन्हें मार्गदर्शक मंडल में चला जाना चाहिए, वो ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो जो कह रहे हैं वो बहुत सोच समझकर उन्होंने ये बात कही है, और वो निश्चित तौर पर आक्रमण करते रहते हैं, मोदी पर खासतौर से आक्रमण करते रहते हैं, और उनकी जो है वो परतें उघेड़ते रहते हैं। उनके खराब फैसलों के लिए, उनके कुछ और फैसलों के लिए हमेशा वो छिद्रान्वेषी रहते हैं। तो लेकिन आरएसएस में भी जिस तरीके का मोदी को लेकर अब विद्रोह है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये या तो मोदी को डुबो दो या सब डूब जाओ। इतने साल की जो मेहनत है, जो की है, हिंदू मुसलमान किया है, वो सब डूब जाएगा। इसलिए फिलहाल थोड़ा डाइल्यूट होने के लिए, थोड़ा बैकफुट पर आने के लिए एक ऐसा चेहरा ला सकते हैं, और मोदी को बैकफुट पर किया जा सकता है। लेकिन मोदी बैकफुट पर जाएंगे तो निश्चित तौर पर ये सरकार केंद्र में फिर एनडीए की सरकार रहना मुश्किल हो जाएगा, और मुश्किल हो जाएगा। ये अभी देखना होगा कि महाराष्ट्र के चुनाव आने तक खासतौर से देखना होगा, क्योंकि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में तो कोई स्कोप इनके लिए है नहीं एक दिन में सारे हरियाणा के चुनाव कराने का इनका जो फैसला है, क्योंकि ये तो छोटी छोटी जगहों पर भी 6-6 चरणों में कराते हैं। जितने वोटर नहीं होते उतने पुलिसकर्मी खड़े कर देते हैं, डरा धमकाकर वोटरों को वापस करते रहे। तो ये दर्शाता है कि उन्होंने मान लिया है कि हम कुछ भी कर लें, हरियाणा नहीं जीत सकते। इसी तरह जम्मू कश्मीर में उन्हें घाटी में तो कुछ उनका है ही नहीं, घाटी में तो सांप है, घाटी में उनका कुछ नहीं है, कोई आधार नहीं है। घाटी में 370 हटाई उन्होंने सोचा कि परिसीमन किया कि जम्मू में हम कुछ पालेंगे तो वहां भी कुछ खास मिलने वाला नहीं है, कुछ सीटें जम्मू संभाग में मिल जाएंगी, लेकिन बुरी गत होने वाली है। अब महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से ये घबराए हुए हैं। महाराष्ट्र और झारखंड को ये लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं किसी भी तरीके से, क्योंकि ये मतलब आप समझिए कि ऐसी गाय है जो दुधारू नहीं है, वो बल्कि कई धार देती है वो महाराष्ट्र। और सारा जो आर्थिक कवच प्रदान किया है सरकार को 10 साल चलने में, वो महाराष्ट्र ने किया है। और झारखंड में उनकी आत्मा बसती है, उसमें जिंदल बसते हैं, उसमें अडानी बसते हैं। एक सवाल ये दो का मन हो रहा है। जोशी जी, एक सवाल लेना चाहता हूँ। देखिए, हमारे दर्शक भी ध्यान दिला रहे हैं, वो ये कि इस बार जो लोग सड़क पर उतरे हैं, SC ST OBC के लोग, ये इसलिए उतरे हैं कि उनको लग रहा है कि उनके हिस्से का आरक्षण कोई और खा रहा है, कोई और भोग रहा है। जो संविधान ने उसको आरक्षण दिया है, उसका फायदा उनको न मिल करके किसी और को मिल रहा है। तो इस बार सिर्फ आरक्षण को लागू कराने का सवाल नहीं है कि कोई जो लागू आरक्षण है उसको बेनिफिशियरी उसका वही वर्ग रहे, इसके लिए भी आंदोलन है। इसलिए ये बहुत बड़ा गुस्सा है, और ये तस्वीर हम बिहार की ही दिखा रहे हैं, जो लगातार सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं। तो भारत बंद का असर दिख रहा है, कई हिस्सों में दिख रहा है, और जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी हम दिखाएंगे। जी जोशी जी। जी जोशी जी। जी देखिए, ऐसा है कि ये सरकार हमेशा कुछ काम सामने के दरवाजे से और कुछ काम चोर दरवाजे से करती रही।
जैसे हिंदू मुसलमान करना होगा तो सामने के दरवाजे से करेगी, और जितना नापेंगे नहीं उतना उससे ज्यादा फाड़ेंगे। ये इनकी नियति है कि अगर कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें हिंदू मुस्लिम और सांप्रदायिकता उभर के आ सकती हो और इनको दिखाने का मौका मिले कि हाँ वही हिंदुओं के रक्षक है, भले ही मतलब वो रक्षक है या भक्षक है एक अलग बात है, तो वो उसमें फ्रंट फुट से आएगी, उसमें वो सामने के दरवाजे से आएगी। लेकिन जब ऐसे फैसले होंगे, जब देखिए सचिवों को, निदेशकों को, मंत्रालयों में मतलब नियुक्तियों को जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनके हाथ में फाइलें आती हैं, डिस्पोजल का काम करते हैं, जिनको उसे गति देनी होती है या और बहुत सारे उनको उनकी जिम्मेदारियां होती है, और एक तरीके से वो मंत्रिमंडल का मार्गदर्शक मंडल भी होता है। तो आप देखिए उस जगह पर ये लोग लाना किसको चाहते हैं, इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकालना विभिन्न मंत्रालयों की, और उसमें आप प्राइवेट सेक्टर के लोग भी मतलब वो है पात्र हैं, उसमें आप यूनिवर्सिटी, शोध संस्थान और तमाम सारे भी हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर के लोग भी हैं उसमें। और देखिए जब आपका पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर के यानी अडानी अंबानी के जो मैनेजर्स हैं, जो उनके यहाँ जो प्रबंध देखते हैं, वो इस जगह पर अडानी फिट करवा देंगे कि जाओ इस मंत्रालय में यार तुम सचिव बन जाओ, तुम्हारी नियुक्ति हो गई है, जाइए, पीछे के दरवाजे से नियुक्ति हो गई। अब उनकी फाइलें तो जो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद ये जो फैसले हैं गरीबों के, इतने वो खटाखट फटाफट होंगे। तो इस लेटरल एंट्री से उनके जो हक के फाइलें, उनकी जो फाइलें हैं जिनमें उनकी मलाई है, वो खटाखट वो पास होंगी, उसमें पहिए लग जाएंगे। यानी कि सरकार जो है वो एक तरीके से, आप देखिए कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि ये सरकार अंबानी और अडानी चला रहे हैं, A1 और A2 चला रहे हैं, ये उसी का एक एग्जाम्पल है कि जब ये लोग उस जगह पर आ जाएंगे तो सरकार कौन चलाएगा? सरकार मतलब ये सरकार पिछले दरवाजे से अडानी और अंबानी को सौंपी जा रही है। जी सर। ये मायावती जी का ट्वीट जो हम दोहराते अपने दर्शकों के लिए जो थोड़ी देर से जुड़े, उन्होंने बीएसपी का भारत बंद को समर्थन लिखा है और वजह भी बताई है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आदि पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र एवं इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण 1 अगस्त 2024 को SC/ST के उपवर्गीकरण व इनमें क्रीमी लेयर संबंधी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध इनमें रोष व आक्रोश। तो ये अखिलेश यादव जी ने भी आज ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण की रक्षा के लिए जन आंदोलन एक सकारात्मक प्रयास है, ये शोषित वंचित के बीच चेतना का नया संचार करेगा और आरक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ के खिलाफ जनशक्ति का एक कवच साबित होगा। शांतिपूर्ण आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकार होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही आगाह किया था कि संविधान तभी कारगर साबित होगा जब उसको लागू करने की मंशा सही होगी। सत्तासीन सरकारें ही सब धोखाधड़ी, घपलों, घोटालों से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के साथ खिलवाड़ करेंगी तो जनता को सड़कों पर उतरना ही होगा। जन आंदोलन बेलगाम सरकार पर लगाम लगाते हैं। ये सारी बातें, लेकिन आज जो देखने को मिल रही, बिहार से के तो अलग अलग हिस्सों से, सहरसा, शेखपुरा, पटना, दरभंगा, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ जबरदस्त तरीके से भारत बंद है और तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से आनी शुरू हो चुकी है, वो आ रही हैं। लेकिन ये भारत बंद का जो आयोजन है, ये शाम तक इस आयोजन की तीव्रता का पता चलेगा। लेकिन ये भारत बंद के आयोजन से, इसके कॉज से, कारण से, जिस वजह से भारत बंद हुआ, इसने सत्ता को हिला दिया है। नरेंद्र मोदी की सरकार चिंतित है, अपोजिशन को भी मजबूर कर दिया है कि वो इस मुद्दे को पकड़े और सब लोग आरक्षण में डकैती के खिलाफ, हमारे एक दर्शक ने लिखा था, आरक्षण में डकैती के खिलाफ ये भारत बंद है और निश्चित रूप से
जैसे कुछ प्रतिक्रियाएं भी हम पढ़कर आपको बताते हैं। प्रमोद मांकड़ जी लिख रहे हैं, आज भी संघी जरूर गड़बड़ करेंगे आंदोलन में घुसपैठ करके। जय भीम लिख रहे हैं प्रकाश चंद। और विजय राम हार्दिक अभिवादन लिख रहे हैं। चौधरी दिनेश कुमार गोलिया जी नमस्कार बोल रहे हैं, आपको भी नमस्कार। 1500 लोग तो उतरे हैं, ये लोग राजनीतिक लोग हैं। मायाधीर जी लिख रहे हैं, उनके हिसाब से ये आंदोलन प्रभावी नहीं है। प्रमोद मांकड़ जी लिख रहे हैं, 14 साल बाद बन मायावती का रास्ते पर आना एक अच्छा संकेत भारतीय राजनीति के लिए। और महेंद्र आनंद जी लिख रहे हैं, गोडसे की संतानों को आरक्षण का सिद्धांत के संबंध में क्या जानकारी है। रामपति राम लिख रहे हैं, जय भीम बीएसपी जिंदाबाद। और आगे विजय राम जी लिख रहे हैं, 70 दिन में 4 फैसले से सरकार अपने पैर पीछे ले चुकी है। जय भीम राजकुमार जी लिख रहे हैं, राजकुमार अंबेडकर जी। और सत्येंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं, ईवीएम 1 कॉलेजियम खत्म, जाति जनगणना होनी चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। और इसी तरह से राजकुमार अंबेडकर जी जय भीम लिख रहे हैं, बदायूं से हैं। नीना ओबराय जय भीम लिख रहे हैं, लगातार प्रतिक्रियाएं जारी। जय भीम मेरे प्यारे भाइयों, भीम आइडियाज लिख रहे हैं। इसके अलावा बीर टुडू जय भीम लिख रहे हैं। ओम प्रकाश भाटी जय भीम, जय संविधान। प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार जारी। चौधरी दिनेश कुमार गुलिया जी लिख रहे हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि SC ST OBC को अब हिंदू मुस्लिम श्मशान कब्रिस्तान मंदिर मस्जिद को छोड़कर अपने मुद्दों पर वोट करके अपने हितों को मद्देनजर प्रतिनिधि नहीं चुनना चाहिए। ये बड़ा सवाल, महत्वपूर्ण सवाल चौधरी गुलिया जी उठा रहे हैं कि मंदिर मस्जिद और दूसरे तमाम मुद्दों को छोड़कर अपने मुद्दों पर आप प्रतिनिधि चुनिए। सुनील कुमार लिख रहे हैं, जय भीम जय संविधान, जय भीम भारत। मिस्टर जितेंद्र ब्लॉग लिख रहे हैं। और करण सिंह प्रतिक्रिया दे रहे हैं समर्थन में। और रेस्पेक्ट शॉर्ट वीडियो जय भीम लिख रहे हैं। ऑल पब्लिसिटी इज गुड, जय भीम। दया शंकर जी लिख रहे हैं, जय भीम बीएसपी जिंदाबाद। लक्ष्मी नारायण जी लिख रहे हैं, मायावती herself is an anti-Dalits. When the community needed, she was with Modi safeguarding her ill-gotten money. ये भी एक भावना रही है। दलितों को बहुत निराशा का सामना करना पड़ा था, उसी भावना को व्यक्त कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी की मायावती स्वयं की दलित विरोधी रही हैं। जब उनके समुदाय को सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो मोदी की रक्षा में जाकर खड़े हो गए। और ये बात वो बता रहे हैं। ये शिकायत तो बहुत लोगों को रही है। परमेश्वर प्रसाद जय भीम लिख रहे हैं, नमो बुद्धे लिख रहे हैं। संयोगिता सिंह जय भीम, नमो बुद्धाय। राजकुमार अंबेडकर आज फैसला होके रहेगा, ये जज्बे का इजहार। रविंद्र कुमार लिख रहे हैं, जय भीम पूरा भारत बंद। इसी तरह मुकेश कुमार जय भीम लिख रहे हैं। और निकलो घर से बाहर, जंग लड़ो। और इस तरीके से बेईमान, निर्लज, सामंती, पूंजीपति, पाखंडी, बलात्कारी, समयवादी, फांसीवादी, दोगला, काले अंग्रेजों, गोडसे की संतानों, मनुवादी सरकार से, ये एक साथ बहुत सारी भावनाएं। जय भीम लगातार लिखा जाना जारी है। प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं, लेकिन आज की चर्चा को यहीं विराम देना होगा। हरिशंकर जोशी जी, बहुत बहुत आभार आपका, आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार जो लगातार जुड़े हैं, प्रतिक्रियाएं लगातार दे रहे हैं। और भारत बंद जो आज है, इसको लेकर लोग सड़क पर उतरे हैं। आरक्षण बचाने की लड़ाई है, मोदी से टकराने की लड़ाई है, और सरकार को रास्ते पर लाने की लड़ाई है। और ये लड़ाई आगे हम भी साधुवाद रखते हैं, शुभकामना देते हैं। और आप तमाम दर्शकों का बहुत आभार। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है कि ये चैनल, ये कार्यक्रम सही है, तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।